हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बच्चों, जैसा कि अभी हमारा रिसेंटली कंप्लीट हुआ है डिज़ाइन ऑफ द स्प्रिंग, आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द स्प्रिंग, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, दैट इज द डिज़ाइन ऑफ द शाफ्ट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो गेट में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, एज वेल अगर हम देखें तो ईएससी में बहुत सारे कन्वेंशनल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हम दोनों को लेकर के चलेंगे और इसको काफ़ी लेंथी, मतलब काफ़ी इन डिटेल में हम इसको कवर करने वाले हैं। सो वेलकम टू द अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। India's largest learning platform, and I am Krishnapal Singh, an educator for GATE and ESE. I have more than 5 year teaching experience in the GATE and ESE, and I am also expertise faculty of the GATE and ESE. And I have more than 5 year teaching experience in the GATE and ESE, and I am also the expertise faculty of the various subjects like strength of material, machine design, theory machine, and industrial engineering. I am also GATE ranker 4 times, as well qualified various PSU exams like BARC, NTPC, UPRB, MPPGC, and some other, and worked as a freelancer faculty in the various reputed institute across the India. So dear students, first of all download the Unacademy Learning app from the Google Play Store, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है स्पेशल क्लास, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। एंड यूज माय कोड KPSBYT टू एनरोल इन दिस। By using this code, you can enroll in the special class. And dear all students, on the special class, I am covering the theory of machine. ठीक है, theory of machine का फुल लेंथ कोर्स कवर कर रहा हूँ 8 AM to 9:30 AM। 9:30 AM, ठीक है बच्चों। फुल लेंथ कोर्स अभी वेलोसिटी एनालिसिस यहाँ पर रिसेंटली चल रहा है। ठीक है बच्चों, एज वेल ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको प्लस एंड आइकॉनिक की क्लासेस बच्चों मिलती हैं। एंड आप हमारा यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गेट इंडिया से, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि जब भी मेरी क्लास होगी यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। ठीक है, एज वेल दिस इज माय प्रोफाइल ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो मी, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। देखो, फॉलो मी सो दैट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग क्लासेस। माय प्रोफाइल लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। प्रोफाइल लिंक मेरा बच्चों डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। एज वेल बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑन द अनअकैडमी पर अगर हम बात करते हैं, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस में अगर हम देखेंगे तो बच्चों आपको लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, इंग्लिश एंड हिंदी, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, दीज ऑल फीचर्स यू गेट ऑन द प्लस। एंड ऑन द आइकॉनिक बच्चों बात करते हैं तो इन सब के अलावा प्रिपेयर्ड स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, personal test analysis, these all season you get, these all features you get on the iconic प्लस के इन सभी फीचर्स के अलावा। सो प्लस और आइकॉनिक में बच्चों जो भी सूटेबल लगता है अकॉर्डिंग टू कंफर्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस पर अगर हम देखेंगे देयर आर वेरियस प्लान, use this code KPSBYT to get the 10% off on the various plans, और after 10% off आपको अमाउंट पे करना होगा बच्चों। एंड ऑन द आइकॉनिक एज वेल यूज द सेम कोड एंड गेट द 10% ऑफ। ठीक है, और आफ्टर 10% बच्चों आपको अमाउंट पे करना होगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, देयर आर गेट एंड ESE में अगर हम बात करते हैं तो देयर इज अ प्राइस हाइक कमिंग सून। तो सब्सक्राइब बाय यूजिंग माय कोड KPSBYT यूज करें और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। And Unacademy पर you can ask the unlimited doubts at any time, and you will get the high quality video solution in the English and Hindi language, which one you prefer। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर मिलता है बच्चों। एंड लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट में अगर हम देखेंगे तो Unacademy पर बच्चों अगर हम देखेंगे Unacademy के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर यहाँ पर 1-to-1 यानी वन एडुकेटर इज असिस्ट फॉर द लर्नर, फॉर अ वन लर्नर, यानी यहाँ पर आपको इंडिविजुअल कोच असिस्ट किए जाते हैं जो कि आपको पर्सनली गाइड करते हैं। एज वेल बच्चों अगर हम बात करते हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें बाय यूजिंग दिस कोड KPSBYT एंड गेट द 10% ऑफ। एंड 29 सितंबर ऑनवर्ड गेटेड ESE 2023 में बच्चों एक बैच स्टार्ट हुआ है राजीव सिंह सर के द्वारा। So use my code KPSBYT and get the 10% off and enroll in this batch। And Unacademy Combat, this is the way to get the scholarship on the Unacademy Plus platform, and this is conducted on every Sunday. So next Unacademy Combat is on the 10th October and at 11 AM। So यूज माई कोड KPSBYT फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इनरोल इन द, इसमें रजिस्टर्ड कर लीजिएगा अनअकैडमी कॉम्बैट में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर बच्चों आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे इन द 60 मिनट एंड दिस क्वेश्चंस। ठीक है, दिस 20 क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन चैलेंजिंग एंड ओरिजिनल गेट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते हैं। एंड टिकट लाइव टू कॉम्पीट विद द बेस्ट इंडिया टॉप मोस्ट टैलेंट से आपको कॉम्पीट करने का मौका मिलता है।
ऑल इंडिया लाइव रीडर बोर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें आपकी रैंकिंग चलती है। फीचर्स है एज वेल, जो टॉप 3 रैंकर को यहाँ पर मिलता है 100% स्कॉलरशिप, 75%, 50% ऑन द वेरियस रैंकिंग एंड 25%। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर मिलता है। एंड स्पेशल क्लास फीचर्स में अगर जो बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस सबसे पहले आपको मिलती हैं, जिसमें आप एडवोकेट से चैट कर सकते हैं, डिस्कशन में एंगेज हो सकते हैं। एज वेल जो यहाँ पर पूल कंडक्ट किए जाते हैं एंड रेज अ हैंड, यू कैन आस्क अ डाउट इन द रियल टाइम क्लास। ठीक है, आप पूछ सकते हैं एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग क्लासेस आफ्टर द क्लास। यहाँ पर लेक्चर आप लेक्चर डाउनलोड द लेक्चर नोट्स एंड यू कैन अटेंड द लाइव क्लास एनी टाइम एनीवेयर, ठीक, और एनी डिवाइस। So dear students, my special class timing is 8 a.m. to 9:30 daily. ठीक है, here I am completing the theory of machine subject full length course। ठीक है बच्चों, and workability, this is the opportunity for all learner to report any inappropriate content in the video to the Unacademy। So this is all about the me and Unacademy, and let's start the design of the shaft। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे बच्चों की व्हाट इज द डिजाइन, व्हाट इज द शाफ्ट, शाफ्ट होता क्या है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट चैप्टर ऑफ द मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन बेटा अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छे वे में हम पहले हमने कंप्लीट किया है अभी तक अगर हम देखेंगे तो, जिसमें वेरियस चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए जो कि गेट एंड डीएससी के सिलेबस में है। और शाफ्ट वाला पार्ट भी बच्चे अगर हम देखेंगे तो मोस्टली काफ़ी अच्छा पार्ट है, अच्छा वेटेज है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं यहाँ से, तो उसको भी आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो शाफ्ट बेसिकली अगर हम देखेंगे व्हाट इज द शाफ्ट, शाफ्ट होता क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट हम बनाते क्यों हैं, ठीक है, और किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो बेटा बेसिकली अगर हम देखें, जैसे कि पावर ट्रांसमिशन जो डिवाइसेस रहती है, पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस रहती है, पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस लाइक आपका गियर हुआ, पुली हुआ, फ्लाईव्हील हुआ, ठीक है, ये जो पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस है, इन डिवाइसेस को होल्ड करना होता है, इस डिवाइसेस को होल्ड करना होता है। लाइक गियर, लाइक गियर है, गियर भाई रोटेट करके पावर तो ट्रांसमिट करता है, लेकिन गियर को बेटा माउंट कहाँ करोगे आप, गियर को जब माउंट करना होगा तो एक हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट यूज करेंगे, एक एलिमेंट यूज करेंगे जिस पर गियर हमारा क्या होगा, माउंट होगा। गियर विल माउंट ऑन द शाफ्ट, शाफ्ट पर गियर बेटा क्या होगा, माउंट होगा। गियर माउंट होगा तो जब शाफ्ट बेटा रोटेट, जब गियर रोटेट करेगा, जब गियर रोटेट करेगा, गियर पर क्या हो, दूसरा गियर यहाँ पर कांटेक्ट में आएगा, वो फोर्स ट्रांसमिट करेगा, तो एक गियर बेटा हमारा रोटेट करेगा, तो इस गियर से हमारा शाफ्ट रोटेट करेगा, इस गियर से हमारा शाफ्ट रोटेट किया, शाफ्ट रोटेट किया। अब इस शाफ्ट पर हमारा एक गियर यहाँ पर माउंट है, अब ये शाफ्ट हमारा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, दिस एलिमेंट इज रोटेटिंग। ठीक है, तो रोटेटिंग एलिमेंट है, दिस इज कॉल्ड द शाफ्ट। और यहाँ पर बेटा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा गियर माउंट करते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, सपोज सपोज दिस इज द शाफ्ट, दिस इज द शाफ्ट, जिस पर बच्चों अगर हम देखेंगे, जिस पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखने वाले, एक गियर टीथ हमारा यहाँ पर कॉन्टेक्ट में है, एक गियर टीथ बेटा हमारा यहाँ पर कॉन्टेक्ट में है, जो क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, यहाँ पर पावर ट्रांसमिट कर रहा है। ये गियर टीथ हमारा क्या कर रहा है, इसमें पावर ट्रांसमिट कर रहा है। और ये बेटा गियर टीथ जब रोटेट कर रहा है तो इसके साथ में हमारा शाफ्ट भी रोटेट कर रहा है, और शाफ्ट में हमारा सपोज यहाँ पर एक और गियर टूथ लगा हुआ है, एक और गियर टूथ लगा हुआ है। और इस गियर टूथ से अगर हम देखेंगे, इस गियर टूथ से अगर हम देखेंगे तो हम दूसरी जगह पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, दूसरी जगह पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, या जो भी हमारा पर्पज है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं, जो भी पर्पज है हमारा उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो दिस रोटेटिंग एलिमेंट, दिस रोटेटिंग एलिमेंट which is used to, which is used to mount the rotating power transmission devices is called the shaft। इसको हम बोलेंगे बच्चों शाफ्ट। अब बेटा इसमें हमको देखना है कि इसको हमको डिजाइन क्या करना है, भाई इसमें डिजाइन जैसा है क्या, डिजाइन जैसा है क्या। तो इसमें डिजाइन जैसे पार्ट में अगर हम देखेंगे तो हमको ये देखना है इस रोटेटिंग एलिमेंट पर, इस रोटेटिंग एलिमेंट पर किस किस टाइप के फोर्सेस आने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि बेटा यहाँ पर किस किस टाइप के फोर्सेस यहाँ पर सब्जेक्टेड होने वाले, ठीक है, बेस टाइप ऑफ फोर्स यहाँ पर सब्जेक्ट होंगे। उन फोर्सेस से बेटा हम देखेंगे इस रोटेटिंग एलिमेंट पर क्या इफेक्ट होने वाला है, रोटेटिंग एलिमेंट पर क्या इफेक्ट होने वाला है। रोटेटिंग एलिमेंट पर इफेक्ट के अलावा बेटा हमको देखना होता है कि इसको हमको सेफली डिजाइन करना है, सेफली डिजाइन करना है, सेफली डिजाइन करना है। तो जो भी स्ट्रेसेस इन फोर्सेस की वजह से इंड्यूस हो रही हैं, उन फोर्सेस को बेटा हमको ये देखना है कि दिस जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होने वाली, दैट शुड बी इन द परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए, दिस शुड बी इन द परमिसिबल लिमिट।
एक ओके बच्चों, एक मिनट, ठीक है। तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो शाफ्ट इज अ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक जगह से दूसरी जगह शाफ्ट के द्वारा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, एज वेल जो पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस उनको होल्ड कर सकते हैं। पावर इज डिलीवर्ड टू द शाफ्ट बाय सम टेंजेंशियल फोर्स एंड द रिजल्टेंट टॉर्क सेट अप विद इन द शाफ्ट permits the power to be transferred to the various machine linked up to the shaft। ठीक है, सबसे वेरियस मशीन लिंक्ड अप रहती हैं। जैसे हमने बताया कि शाफ्ट में हमने बेटा क्या किया, सपोज शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द मोटर। ये बेटा अगर हम देखिए शाफ्ट हमारा, दिस शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द मोटर, ये मोटर से हमारा शाफ्ट कनेक्टेड है, दिस इज द मोटर। और मोटर रोटेट कर रहा है बच्चे, तो ये हमारा शाफ्ट भी रोटेट कर रहा है, दिस शाफ्ट इज आल्सो रोटेटिंग, दिस शाफ्ट रोटेटिंग। ये शाफ्ट बेटा हमारा बना हुआ है गियर, तो दिस गियर इज आल्सो रोटेटिंग। तो ये जो पावर है बेटा बाय मींस ऑफ द शाफ्ट हमने क्या किया, मोटर से इस गियर में ट्रांसमिट, और गियर से बेटा आ रहा है दूसरे एलिमेंट में, दूसरे एलिमेंट पे, इस प्रकार से। So to transfer the power from the one shaft to another, various members such as the pulley, gears, etc. are mounted on it। भाई पावर ऐसी ट्रांसमिट थोड़ी ना हो जाएगी, पावर ट्रांसमिट करने के लिए इस पर कुछ हमको क्या करना होगा, मेंबर्स सब्जेक्टेड करने होते हैं। A shaft is used for transmission of the torque and the bending moment। टॉर्क और बेंडिंग मोमेंट को भी ट्रांसमिट करने में हम इसका यूज करते हैं। वो बेटा किस तरह से होने वाला है वो मैं अभी आने वाले टाइम में आपको बताने वाला हूँ इन डिटेल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ये सब है शाफ्ट के बारे में। इसके बाद बेटा हम देखेंगे आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शाफ्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शाफ्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शाफ्ट में हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो शाफ्ट होती है ना, दो टाइप की शाफ्ट है बेसिकली, ट्रांसमिशन शाफ्ट और मशीन शाफ्ट। ट्रांसमिशन शाफ्ट एंड मशीन शाफ्ट। ट्रांसमिशन शाफ्ट में तो बेटा वही हो गया जिनका यूज हम करते हैं टू ट्रांसमिट द पावर, जिन शाफ्ट्स का हम यूज करने वाले हैं टू ट्रांसमिट द शाफ्ट फ्रॉम द वन रोटेटिंग एलिमेंट टू द अदर। एक रोटेटिंग एलिमेंट एक पुली से दूसरे पुली तक बेटा पावर ट्रांसमिट करने में जिन शाफ्ट्स वगैरह का हम यूज करने वाले हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट। These shaft transmit power between the source and the machine absorbing power। ठीक है, these shaft carry the machine parts such as the pulley, gear, therefore they are subjected to the bending in addition to the twisting। मतलब देखिए बेटा जब इसमें पुली वगैरह लगा होगा ऐसे ये शाफ्ट बना हुआ है, दिस इज द शाफ्ट, दिस इज द शाफ्ट। और इस शाफ्ट बेटा इस प्रकार से अगर सपोज एक पुली लगा हुआ है, 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 तो इस पुली का कुछ ना कुछ वेट तो होगा ना, वेट तो होगा। और वेट एक कहाँ लग रहा है, सेंटर पर, और ये वेट लग रहा है सेंटर। तो इस वेट को बैलेंस करने के लिए बेटा अगर हम देखेंगे तो इन बियरिंग्स में बेटा क्या होगा, इस तरह से रिएक्शन जनरेट होगा, रिएक्शन जनरेट होगा। ये लोड लग रहा है तो रिएक्शन क्या करेंगे, रिएक्शन क्या करेंगे, वहां पर लाएंगे बैंडिंग, वहां पर लाएंगे बैंडिंग। और साथ में बेटा अगर ये रोटेट कर रहा है, अगर साथ में रोटेट कर रहा है तो और क्या आएगा, ट्विस्टिंग। भाई ट्विस्टिंग मूवमेंट भी आ रहा है और बेंडिंग भी आ रहा है। तो इस प्रकार से शाफ्ट कैरीज द मशीन पार्ट सच एज पुली, गियर, etc। therefore they are subjected to the bending in addition to the twisting। ठीक है, काउंटर शाफ्ट्स, लाइन शाफ्ट, ओवरहेड शाफ्ट्स एंड ऑल फैक्ट्री शाफ्ट आर द पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट। ठीक है, देखिए ये डिफरेंट उनको अरेंजमेंट रहता है, अलग अलग तरीके से उनको अरेंज करते हैं, तो अलग अलग यहाँ पर नाम दे रही है, लेकिन होते सब ट्रांसमिशन शाफ्ट है। दूसरा रहता है मशीन शाफ्ट, दूसरा रहता है मशीन शाफ्ट। मशीन शाफ्ट से सिंपल सा मतलब होने वाला विच आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन इटसेल्फ, which are the integral part of the machine itself। These shafts form an integral part of the machine itself। मशीन का इंटीग्रल पार्ट, जैसे कि क्रैंक शाफ्ट होता है बच्चों, क्रैंक शाफ्ट अगर हम देखेंगे, क्रैंक शाफ्ट इज द पार्ट ऑफ द मशीन। क्रैंक शाफ्ट इस प्रकार से सॉलिड शाफ्ट नहीं होता है, इस प्रकार से पूरा एक पूरा सॉलिड शाफ्ट नहीं होता है। क्रैंक शाफ्ट का डिजाइन आपने देखा होगा तो अलग तरीके से बना होता है, तो उसको हमने नाम दिया बच्चों, दिस इज द मशीन शाफ्ट, इसको हमने नाम दिया है मशीन शाफ्ट। तो ये दोनों टाइप थे इसके। अब इसके बाद बेटा अगर हम देखेंगे हमको करना अल्टीमेटली, अल्टीमेटली वी हैव टू डिजाइन द शाफ्ट, अल्टीमेटली वी हैव टू डिजाइन द शाफ्ट। शाफ्ट को हमको बच्चों डिजाइन करना है। तो शाफ्ट में डिजाइन करने से पहले हमको ये देखना होगा कि शाफ्ट में किस किस टाइप की स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं, शाफ्ट में किस किस टाइप की स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं, और अगर स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही हैं तो उनसे हमको शाफ्ट को किस तरह से सेव करना है। ठीक है, तो बेटे बेसिकली अगर हम देखें शाफ्ट को जो डिजाइन करने का जो तरीका है, शाफ्ट को जो डिजाइन करने का तरीका है या शाफ्ट को जो डिजाइन किया जा सकता है, वो दो तरीके से शाफ्ट को हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, शाफ्ट को बेसिकली हम दो तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजिडिटी क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया एंड रिजिडिटी। स्ट्रेंथ वर्ड से मतलब समझना होगा, स्ट्रेंथ वर्ड से मतलब समझना होगा, स्ट्रेंथ से मतलब क्या होता है,
स्ट्रेंथ से मतलब होने वाला है, स्ट्रेंथ से मतलब होने वाला है बच्चों कि स्ट्रेंथ, ऐसे हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल से मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल से यहाँ पर मतलब हुआ बच्चों, जो कि हम इसको हम पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल यानी मटेरियल कितना स्ट्रेसेस बियर कर सकता है विदाउट फेलियर। स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल यहाँ पर क्या हुआ कि कितना स्ट्रेस कोई कंपोनेंट बियर कर सकता है विदाउट फेलियर, यानी फेलियर होने से पहले तक वो कितनी स्ट्रेसेस बियर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ। और अगर मैं बोलता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ द बीम, स्ट्रेंथ ऑफ द बीम की अगर मैं बात करता हूँ तो स्ट्रेंथ ऑफ द बीम क्या है बच्चे, स्ट्रेंथ ऑफ द बीम हमें बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ द बीम हमें बताता है कि ये बीम फेल होने से पहले कितना मैक्सिमम फोर्स ले सकता है, कितना मैक्सिमम फोर्स ले सकता है। तो अगर हम पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात करते हैं तो वहां पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, और अगर हम बेटा मटेरियल की बात करते हैं तो वहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेस। ठीक है, जैसे हम कर देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया फॉर द सेफ डिजाइन ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, जैसे अगर हम कोई कंपोनेंट लिया उसको हम सेफली डिजाइन करना चाहते हैं तो हमारे इसमें सिंपल एक ही पर्पस रहता है कि स्ट्रेस इंड्यूस इन द शाफ्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू द परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, यानी इसमें जो भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड होने वाली है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब बेटा जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही है वो किस किस तरह की स्ट्रेसेस इंड्यूस हो सकती है, इसको हमको आज डिटेल से पढ़ना है। आज का जो हमारा पार्ट है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो शाफ्ट में डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेसेस इंड्यूस हो सकती हैं, वो कौन कौन सी स्ट्रेसेस इंड्यूस हो सकती हैं वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो पहला केस बेटा यहाँ पर हम देखेंगे, पहला केस देखेंगे, देखिए शाफ्ट अलग अलग तरह के लोड से सब्जेक्टेड हो सकती है। शाफ्ट अगर हम देखेंगे अलग अलग तरह के लोड से सब्जेक्टेड हो सकती है। सपोज पहला अगर हम देखते हैं, पहला अगर हम देखते हैं सपोज पहले वाले केस में अगर हम देखते हैं इफ द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड, शाफ्ट subjected by pure axial, pure axial load, ऐसा भी तो हो सकता है शाफ्ट सब्जेक्टेड बाय द प्योर एक्सियल लोड। ऐसे ये इस प्रकार का शाफ्ट, देखो शाफ्ट में किसी भी तरह का लोड आ सकता है। ये बेटा हमारा क्या है, शाफ्ट बना हुआ, जनरली इसका देखेंगे सेक्शन हमारा कैसा रहता है, सर्कुलर ही रहता है, सर्कुलर ही रहता है। ठीक बेटा, इस प्रकार से शाफ्ट बना हुआ और यहाँ पर लोड सब्जेक्टेड हो रहा है कुछ इस तरह से, यहाँ पर लोड सब्जेक्टेड हो रहा है कुछ इस तरह से, ओनली एक्सियल लोड, ओनली एक्सियल लोड, and this is the diameter of the shaft D. This is the diameter of the shaft. अगर बेटा एक्सियल लोड सब्जेक्टेड हो रहा है, सिंपल रॉड की तरह हम बात कर सकते हैं भाई, लोडिंग कंडीशन तो अलग अलग टाइप की पॉसिबल हो सकती है। तो इफ द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड बाय द प्योर एक्सियल लोड, प्योर एक्सियल लोड से अगर बेटा शाफ्ट सब्जेक्टेड है तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी बच्चे वो किस टाइप की स्ट्रेस होगी, कैन यू टेल मी डियर स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी। अगर बेटा इस प्रकार से एक्सियल टेंसाइल लोड सब्जेक्टेड हो रहा है तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी वो किस टाइप की स्ट्रेस हो सकती है बच्चों, देखिए जब एक्सियल लोड से सब्जेक्ट होगा तो भाई एक्सियल स्ट्रेस ही तो सब्जेक्टेड होगी। ठीक है, ड्यू टू टेंसाइल एक्सियल फोर्स, टेंसाइल एक्सियल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस्ड, टेंसाइल स्ट्रेस बेटा कितनी हो जाएगी जो इंड्यूस हो रही है, दैट विल बी द लोड, लोड डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो लोड कितना लग रहा है बेटा, पी लग रहा है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, सर्कुलर है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। और अगर बेटा हम यहाँ पर बात करते हैं फॉर सेफ डिजाइन, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फॉर सेफ डिजाइन, सो कैन आई राइट द सिग्मा टी इंड्यूस्ड, सिग्मा टी इंड्यूस्ड शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा टी परमिसिबल। एक परमिसिबल स्ट्रेस से हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू एज पर द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। अभी हम जितना भी बेटा हम यहाँ पर शाफ्ट को डिजाइन करेंगे, ये डिजाइन करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, उस स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की बेसिस पर डिजाइन करने वाले हैं। तो सिग्मा इंड्यूस हम यहाँ पर निकाल लेंगे, सिग्मा इंड्यूस हमने यहाँ पर निकाल लिया तो ये हो जाएगा लोड डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा टी परमिसिबल, सिग्मा टी परमिसिबल को बेटा और क्या लिख सकते हैं हम, एस वाई टी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
तो बेटा यहाँ से कैन आई फाइंड द डायमेंशन, बिल्कुल कैन आई फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन बेटा अगर हम देखेंगे तो डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से दिस विल बी द 4p डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है, इनटू एस वाई टी, और इधर हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो डी हमको बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, नोन। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो डी बेटा हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, नोन। सिंपल सी बात है, डी हमको नोन हो गया और हमारा शाफ्ट डिजाइन। As per the strength criteria, when the shaft is subjected by the pure axial load, प्योर एक्सेल लोड से सब्जेक्टेड बेटा, उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद पहला केस तो क्लियर है, इसके बाद बेटा मूव करते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरे केस की तरफ, पहला केस तो हमारा बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। दूसरा केस, व्हेन shaft is subjected to pure torsional movement, या फिर कह सकते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट, टॉर्जनल मूवमेंट या ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी उसको बोलते हैं। तो अगर हमारा शाफ्ट बेटा ट्विस्टिंग मूवमेंट से सब्जेक्टेड है, जैसे शाफ्ट हमारा ये बना हुआ है, दिस इज द शाफ्ट, और दिस इज सब्जेक्टेड बाय द प्योर ट्विस्टिंग मूवमेंट। प्योर ट्विस्टिंग मूवमेंट टी से सब्जेक्टेड है, टी से सब्जेक्टेड बच्चों। अगर प्योर ट्विस्टिंग मूवमेंट टी से सब्जेक्टेड है तो इस कंडीशन में बेटा शाफ्ट सब्जेक्टेड टू द टॉर्जन या ट्विस्टिंग मूवमेंट से सब्जेक्टेड बच्चे, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द टॉर्जन इक्वेशन। हम क्या करेंगे, यहां से यूज टॉर्जन इक्वेशन, टॉर्जन इक्वेशन का यूज करेंगे। टॉर्जन इक्वेशन क्या होता है, टी डिवाइडेड बाय जे टाउ डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइडेड बाय एल। यही रहता है, यही रहता है बच्चों। अगर d इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, d इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, तो कैन आई फाइंड टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, t into r डिवाइडेड बाय j ऑन एनी फाइबर, लेकिन बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ टाउ मैक्स का, तो क्या हो जाएगा t into r, जो कि हमारा क्या हो जाएगा d/2। भाई टाउ मैक्स क्या रहता है, आउटर फाइबर, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r, तो टाउ मैक्सिमम कहां पर होगा, एट आउटर पेरिफेरी पर। और आउटर पेरिफेरी पर बेटा अगर हम बात करते हैं, सपोज दिस इज द डायमीटर d, ये अगर डायमीटर d है, आउटर पेरिफेरी में क्या हो जाएगा d/2, और j क्या है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सब अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा। तो j बेटा हमारा हो जाएगा π/32 d की पावर। तो यहां से बच्चों टाउ मैक्स अगर निकालेंगे आप, सो दिस विल बी द 16t डिवाइडेड बाय πd, 16t डिवाइडेड बाय πd। This will be the maximum torsion shear stress induced in the shaft. शाफ्ट में जो मैक्सिमम जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो हो जाएगा 16t डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू। ये हो जाएगा बच्चों 16t डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल लिया, मैक्सिमम स्ट्रेस हमने यहाँ से निकाल आया, बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो ये तो एक वाला कंडीशन हो गया, ठीक है, ये वाला कंडीशन। एक्चुअली हम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की बच्चों बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में अगर हम देखेंगे फॉर सेफ डिजाइन, सेफ डिजाइन के लिए बेटा क्या कंडीशन होती है, सेफ डिजाइन के लिए बच्चों क्या कंडीशन होती है, फॉर द सेफ डिजाइन अगर हम बच्चों बात करेंगे तो टाउ इंड्यूस्ड मस्ट बी लेस देन इक्वल टाउ परमिसिबल, और टाउ इंड्यूस कितना निकला, टाउ इंड्यूस निकला हमारा बेटा 16t डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल, जो कि क्या हो जाएगा शियर यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहां से बच्चों क्या, कैन आई फाइंड द डायमीटर, दिस विल बी रूट क्यू ऑफ 16t into
दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय पाई और शियर यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हमको डी यहां से मिल जाएगा अंडर द प्योर ट्विस्टिंग मूवमेंट व्हेन द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड बाय द प्योर ट्विस्टिंग मूवमेंट। जब शाफ्ट बेटा प्योर ट्विस्टिंग मूवमेंट से सब्जेक्टेड है उस कंडीशन में हमको यहाँ पर ये मिल जाएगा। यहाँ पे बेटा अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, अगर हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो कुछ इस तरह से शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बना होता है। दिस विल बी द टाउ मैक्स, दिस विल बी द टाउ मैक्स। ठीक है बच्चों, अंडर द प्योर ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो प्योर ट्विस्टिंग मूवमेंट में बेटा हम इस तरह से इसको डिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल डायमीटर शुड बी ग्रेटर देन रूट 3। ठीक है बच्चों, तो इस पर बेस्ड एक आध फॉर्मूला क्वेश्चन लगा लेते हैं, इस पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो बेटा अगर हम देखें तो इस पर बेस्ड अगर हम देखेंगे तो हमको सबसे पहले क्या दिया जाता है, रेटेड पावर दी जाती है। रेटेड पावर मतलब इस शाफ्ट के द्वारा हम क्या करने वाले, इतनी पावर ट्रांसमिट करने वाले, तो रेटेड पावर हमको पी गिवन होता है। साथ में बेटा हमको रेटेड स्पीड गिवन होती है, रेटेड स्पीड जो कि हमको देता है क्या, एन, कितने आरपीएम से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये गिवन होगा तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इंटू 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60। बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, टी नोन कर लेंगे, और वंस अगर हमको टी नोन हो गया बच्चे, टी नोन हो गया तो पाई बाय 60 इंटू डिवाइडेड बाय डी की, यहाँ से हम क्या सकते हैं, डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है, a line shaft rotating at 200 rpm is to transmit 20 kilowatt. The shaft may be assumed to be made of the mild steel with an allowable shear stress of the 42 megapascal. Neglecting the bending moment of the shaft on the shaft, the diameter of the shaft is. बेंडिंग मोमेंट को अभी निगलेक्ट कर दीजिएगा, यानी प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट आपका यहाँ से आ रहा है और उस कंडीशन में आपको डायमीटर ऑफ द शाफ्ट फाइंड आउट करके बताना है। जरा ट्राई कीजिए, जरा ट्राई कीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ, उससे आंसर मैच कराएंगे। ठीक है, आज हमारी ऐसे रिकॉर्डेड क्लास है तो इसमें बेटा आपको पहले कोशिश आपको करना है। बनाया बच्चों, बनाया। देखिए a line shaft rotating at 200 rpm, इसका सॉल्यूशन एन कितना दे रखा है, 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इस टू ट्रांसमिट, इसको कितना पावर ट्रांसमिट करना है, 20 किलोवाट पावर ट्रांसमिट करना है। ठीक है, एक शाफ्ट हमको डिजाइन करनी है जिसके द्वारा हमको 20 किलोवाट पावर ट्रांसमिट करनी है जब ये 200 आरपीएम पर रोटेट कर रहा है। The shaft may be assumed to be made of the mildest and allowable, यानी tau permissible आपको गिवन है, this is the 42 megapascal, this is the 42 megapascal। ठीक है, चलो तो हमको रेटेड पावर गिवन है, एन गिवन है, तो हमको देखना होगा कि उस शाफ्ट के द्वारा एक्चुअली में हमको टॉर्क कितना ट्रांसमिट करना है। तो P इक्वल टू सबसे पहले हो जाएगा T इंटू ओमेगा, P की वैल्यू पुट कर देंगे 20 इंटू 10 टू द पावर 3 टॉर्क इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी द 2 पाई एन, एन इज 200 डिवाइडेड बाय 60। तो कैन आई फाइंड द टॉर्क, यहां से बच्चों टॉर्क निकालिए जरा, कितना आ रहा है, टॉर्क फाइंड आउट कीजिए जरा बच्चों।
फाइंड द टॉर्क। यहां से बच्चों अगर आप टॉर्क फाइंड आउट करोगे सो दिस विल बी अराउंड 20,000 into 60 divided by 400 pi. This will be around 955 Newton meter. 955 Newton meter. और when the shaft is subjected under pure torsion तो बेटा टाउ मैक्सिमम कितना होता है हमारा, जो टाउ मैक्सिमम इंड्यूस होता है दैट इज द 16t divided by pi d cube. And for safe design we know that for safe design टाउ मैक्स जो इंड्यूस हो रहा है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल। तो बेटा यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे t divided by pi d cube should be less than equal to tau परमिसिबल। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू कर देंगे पुट 955 into 10 to the power 3 divided by pi d cube इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल कितना के बने 42 मेगापास्कल। दिस इज 42 मेगापास्कल, दिस इज 42 मेगापास्कल। यहाँ से बच्चों डी निकालिएगा, डी शुड बी ग्रेटर देन इसका कर देंगे हम रूट क्यू। दिस इज 48.74 mm, 48.74 mm। ठीक है बच्चों, तो जो आंसर आएगा हम उस आंसर को यहाँ पर पुट कर देंगे कि इसका डायमीटर, जो शाफ्ट का डायमीटर है दैट शुड बी ग्रेटर देन 48.74 mm। इतना पावर अगर आपको ट्रांसमिट करना है इतने आरपीएम पर तो डेफिनेटली इसका जो डायमीटर है दैट शुड बी ग्रेटर देन 48.74। इससे ज्यादा हो तो चल जाएगा, इससे कम पर काम नहीं चलेगा, गाड़ी फेल हो जाएगी, गाड़ी फेल हो जाएगी। समझ रहे, मतलब शाफ्ट फेल हो जाएगी। ठीक है, शाफ्ट कैन नॉट ट्रांसमिट पावर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग बच्चों। एक्चुअली इसमें एक पॉइंट बताना है मुझे, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। सॉल्व करिए, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन किया, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन। तो बेटा डिफरेंट केस हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे, उन डिफरेंट केस में बेटा अगर हम देखेंगे, तो जो डिफरेंट केसेस के साथ में लोडिंग कंडीशन, मतलब अलग अलग लोडिंग कंडीशन में और थोड़ा सा आधिकारिक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। यहाँ से बेटा गेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इन द गेट एग्जाम दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, करो बच्चों करो। इसमें नया दे दे, इफ द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड एक्सीड द मीन टॉर्क बाय 2000। ठीक है बच्चों, देखिए a solid shaft is transmitting 1 megawatt 1 megawatt at 240 rpm 240 rpm पर ट्रांसमिट करना।
Determine the diameter of the shaft. Diameter of the shaft if the maximum torque transmitted exceed the mean torque by the 20%. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ वैसे शायद आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा कि P इज इक्वल टू टी इंटू जो ओमेगा निकालते हैं, तो यहां से बेटा जो टी निकलता है ये टी मीन होता है। दिस इज द टी मीन, मीन टॉर्क निकलता है, जो कि हम टॉर्क वर्सेस टी वर्सेस थीटा एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसके बीच में कर्व बनाते हैं तो उसमें देखते हैं तो टॉर्क एक्चुअली फ्लक्चुएट होता है थ्योरी में मशीन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करते हैं कि मीन टॉर्क ले लेते हैं और उससे डिजाइन कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ से निकलेगा मीन टॉर्क। तो दिस विल बी द 1 मेगावाट एंड 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू टी मीन इनटू हो जाएगा 2 पाई इनटू 240 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ से बच्चों आपका आ जाएगा टी मीन, यानी यहाँ से जो टॉर्क निकलता है दैट टॉर्क इज द मेन टॉर्क, दैट टॉर्क इज द मेन टॉर्क। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों, अगर हम टॉर्क निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 39,784 न्यूटन मीटर, ठीक है, दिस इज द मीन टॉर्क। लेकिन बेटा वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में इफ द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड एक्सीड्स द मीन टॉर्क बाय द 20%। लेकिन बेटा अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम टॉर्क है जिसके लिए हमको टॉर्क शाफ्ट डिजाइन करना है दैट इज 1.2 टाइम्स ऑफ द टी मीन। तो भाई यहाँ से हम निकाल लेंगे दिस विल बी द 1.2 टाइम्स ऑफ द 39,784। तो बच्चों यहाँ से आपको आ जाएगा मीन टॉर्क, अगर आपका ये निकला है तो टी मैक्सिमम आ जाएगा यहाँ से 474,741 न्यूटन मीटर टी मैक्स। अब बेटा जो हम टॉर्क टाउ मैक्स यहाँ से निकालते हैं, जो स्ट्रेस इंड्यूस दिस विल बी द 16 टी डिवाइडेड बाय टी मैक्स, मैक्स के लिए डिजाइन करेंगे डिवाइड बाय पाई डी क्यू। और फॉर सेफ डिजाइन अगर हम यहाँ से कर देंगे फॉर सेफ डिजाइन, ये हो जाएगा बच्चों टाउ मैक्स जो कि हमारा क्या है 16 टी मैक्स डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू टाउ परमिशन। कितना हो जाएगा 16 इंटू 47741 इंटू 10 टू द पावर 3 पाई डी क्यू। टाउ परमिसेबल कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पर टाउ परमिसेबल आपको कितना दे रखा है, दिस इज 60। देयर इज ओनली अननोन दैट इज डी, देयर इज ओनली अननोन दैट इज डी। अगर बच्चों आप निकालोगे यहाँ से अगर आप निकालोगे so this will be around 159.4 mm, यानी डायमीटर बेटा अगर हम देखेंगे 160 mm, ठीक है, दैट विल बी अराउंड 160 mm हमारा हो जाए। शाफ्ट का डायमीटर अगर हम 160 mm रखते हैं तो इस तरह से बेटा हम क्या कर सकते हैं, इतना पावर यहाँ से ट्रांसमिट कर सकते हैं। So this is all about when the shaft is subjected under the shaft is subjected by the pure twisting movement. Similarly बेटा अगर हम जाते हैं if third case, we will move toward the third case. Shaft subjected to pure bending movement. Shaft subjected to pure bending movement. शाफ्ट बेटा अगर आपका प्योर बेंडिंग मूवमेंट से सब्जेक्टेड है, the shaft is subjected to the pure bending movement. जैसे आपने लिया ये शाफ्ट, और इस शाफ्ट पर बेटा आपने क्या किया, इस शाफ्ट पर आपने क्या किया, इस तरह से प्योर बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पर सब्जेक्टेड कर दिया, प्योर बेंडिंग मूवमेंट सब्जेक्टेड कर दिया। तो प्योर बेंडिंग मूवमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखते हो बच्चों,
प्योर बेंडिंग मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखते हो, यहाँ पर बेटा क्या होगा, ड्यू टू दिस प्योर बेंडिंग मोमेंट, ड्यू टू दिस प्योर बेंडिंग मोमेंट अगर हम देखेंगे तो शाफ्ट में बेटा किस टाइप की स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं, शाफ्ट में इंड्यूस होती हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस, शाफ्ट इज सब्जेक्टेड बाय द बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। जब प्योर बेंडिंग मोमेंट सब्जेक्ट होगा तो उसकी वजह से बेटा क्या आएगा, उसकी वजह से आने वाला है, उसकी वजह से आने वाला बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेटा यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया लगा रहे हैं, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया लगा रहा हूँ। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से बेटा हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हो सकती है वो हम यहाँ पर देखते हैं, y डिवाइडेड बाय ई, सॉरी, और m डिवाइडेड बाय i और e डिवाइडेड बाय r, यही रहता है, यही रहता है। तो सिग्मा बी यहाँ से क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द m y डिवाइडेड बाय i, जानते हो बच्चों, सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y। अगर हम बात करेंगे बच्चों, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पर क्या होगा, टेंशन, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कंप्रेशन, यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन। बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर क्या आने वाली, टेंशन, और यहाँ पर कैसी रहने वाली, कंप्रेशन। इस प्रकार से बेंडिंग स्ट्रेस का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चे, और दिस इज सर्कुलर, सर्कुलर है बच्चे। और अगर ये सर्कुलर है तो बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ से कितना हो जाएगा, m, और बाई कितना हो जाएगा, बाई विल बी ऑब्वियसली d/2, और i कितना हो जाएगा, π/64 d की पावर 4। तो बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ से आ जाएगा 32m डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू, 32m divided by pi dq. This is the maximum bending stress induced. This is the maximum bending stress induced in the shaft if it is subjected by the pure bending moment. Sigma b max जो यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, and we know that for safe design, अगर सेफ डिजाइन की बच्चों हम बात करते हैं, सिग्मा बी मैक्स should be less than equal to sigma b permissible। तो बेटा यहाँ से हम कर सकते हैं 32m डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा बी परमिसिबल। तो यहाँ से हम डी नोट हो जाएगा, यहाँ से डी नोट हो जाएगा। कब, when the shaft is subjected under the pure bending movement। अगर बेटा ये प्योर बेंडिंग मूवमेंट से सब्जेक्टेड है, इन दैट केस, ठीक है। तो अभी तक हम 3 केस पढ़ चुके हैं, प्योर एक्सियल लोड, प्योर ट्विस्टिंग मूवमेंट, प्योर बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, प्योर बेंडिंग मूवमेंट। तो ये वाला केस, इसका एक आध क्वेश्चन पढ़ा है, हाँ एक क्वेश्चन, यस देयर इज अ क्वेश्चन, देखो, अ पेयर ऑफ द व्हील्स of a railway wagon carries a load of the 50 kilonewton on each axle box, okay, acting at a distance of 100 mm outside the wheel, okay, acting at 100 mm from outside of the wheel, okay, ठीक है, सब्जेक्टेड है, ठीक है भैया, क्या कर सकते हैं, भाई एक्सल दे दिया, एक्सल इज आल्सो वन काइंड ऑफ द शाफ्ट। मतलब इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, दिस इज द एक्सल, a pair of the wheel of a railway wagon carries a load of the 50 kilonewton on the each axle box, ठीक है, acting at a distance of 100 mm outside the wheel base। यहाँ पर बेटा एक्चुअली में क्या है, ये बना हुआ है हमारा व्हील बेस, एक्सल पे बेटा हमारा क्या रहता है, व्हील कनेक्टेड रहते हैं, एक व्हील हमारा ये कनेक्टेड है, और एक व्हील हमारा ये कनेक्टेड, एक व्हील ये कनेक्टेड। अब वो क्या बोल रहा है, इन व्हील से बेटा अगर हम देखेंगे, इन व्हील से अगर हम देखते हैं
कैरीज अ लोड ऑफ द 50 किलोन्यूटन ऑन द ईच एक्सल बॉक्स। ईच एक्सल बॉक्स पे बेटा अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक लोड सब्जेक्टेड हो रहा है, एक लोड सब्जेक्ट हो रहा है 50 किलो न्यूटन, यहाँ से 100 mm की डिस्टेंस पर वन मोर लोड 50 किलो न्यूटन, ठीक है। और यहाँ से डिस्टेंस कितना है, दिस इज द 100 mm, दिस इज द 100 mm। द गेज ऑफ द रेल इज 1.4 मीटर। गेज ऑफ द रेल अगर हम देखेंगे दिस इज द 1.4 मीटर, ये 1.4 मीटर। तो कैन यू टेल मी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ध्यान से पढ़ा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर आप ध्यान से पढ़ा है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस सब्जेक्टेड होने वाली है वो किस टाइप की स्ट्रेसेस आने वाली बच्चों, यहाँ पर किस टाइप की स्ट्रेसेस आने वाली है। यहाँ पर बच्चों अगर हम देखेंगे ड्यू टू दिस लोड, ड्यू टू दिस लोड सबसे पहले आएगी बच्चों क्या, रिएक्शन। सबसे पहले क्या आएगी, रिएक्शन। सबसे पहले क्या आएगी, रिएक्शन। एक रिएक्शन यहाँ पर आने वाली है, एक रिएक्शन यहाँ पर आने वाली है। और उन रिएक्शन की बेटा अगर हम बात करेंगे तो ये रिएक्शन कितना होगा, ये रिएक्शन के, तो सपोज मैं मानता हूँ दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी एंड दिस इज द डी। आर बी जो होगा बच्चे दैट विल बी 50 किलो न्यूटन, निकाल लीजिएगा। और आर सी होगा दैट विल बी आल्सो 50 किलो न्यूटन, बिकॉज ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द लोड, लोड की सिमेट्री 100 mm इस साइड, 100 mm इस साइड, तो बेंडिंग मोमेंट अगर हम देखेंगे, मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन है, पहले हमने रिएक्शन यहाँ पर निकाल ली, वो निकल करके आ गई हमारी। और वंस रिएक्शन अगर हमारी निकल आई है बच्चे, रिएक्शन हमारी निकल आई है, लोड हमको दे रखा है 50 किलो, ठीक है, ओके। और सिग्मा बी परमिसिबल आपको दे रखा है 100 मेगा पास्कल, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे मूवमेंट, सबसे पहले मूवमेंट देखेंगे, मूवमेंट कितना आ जाएगा बेटा, अगर हम देखेंगे इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे जो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा, तो बेंडिंग मूवमेंट आपका आ जाएगा बी पॉइंट और सी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, यानी अगर इसका मैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाता हूँ बच्चों, तो वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, सैगिंग बी पर, कांस्टेंट सी पर, ए बी सी एंड डी। यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 इंटू 100 किलो न्यूटन एम एम, वही यहाँ पर है मतलब कांस्टेंट। यानी मूवमेंट अगर हम देखेंगे तो दिस विल बी द लोड इनटू द 100, लोड इनटू द 100 यानी 50 इनटू 100 किलो न्यूटन एम, ये बेंडिंग मूवमेंट आ रहा होगा, ये बेंडिंग मूवमेंट आपका आ रहा होगा, ठीक है, ये बेंडिंग मूवमेंट आपका आ रहा। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं, हमको निकालना है मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड, तो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड कितना होगा, m 32 m डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू, and this must be less than equal to sigma b permissible। तो 32 m, m कितना है बच्चे, m निकाला 50 किलो न्यूटन इंटू 100, किलो न्यूटन mm हो गया, इसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन mm में, और पाई डी क्यू, और दिस इज लेस देन 100 मेगा पास्कल, इसकी यूनिट भी हमारी मेगा पास्कल है। यहाँ से बच्चों हम टी निकालिए जरा, कितना आ रहा है टी, फाइंड आउट द टी। फाइंड आउट द टी। दिस विल बी अराउंड 79.8 mm, जिसको हम लिख सकते हैं 80 mm, जिसको हम लिख सकते हैं 80 mm। समझ गए बच्चों। तो अभी तक हमने 3 केस पढ़े हैं, तीनों केस में आई थिंक सो कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बड़े आसान आसान से, सिंपल एक्सियल लोड लगा हुआ है तो टेंसाइल स्ट्रेस आने वाली, ट्विस्टिंग मोमेंट लगा हुआ है, प्योर ट्विस्टिंग लगा हुआ है तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आने वाली है, प्योर बेंडिंग मोमेंट लगा होता है तो बेंडिंग स्ट्रेस आने वाली है। अब बच्चों अगर हम देखते हैं एक और केस, नेक्स्ट केस, दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द फोर्थ डी केस।
शाफ्ट सब्जेक्टेड टू द कंबाइंड ट्विस्टिंग मूवमेंट एंड बेंडिंग मूवमेंट। अगर बच्चे शाफ्ट कंबाइंडली ट्विस्टिंग मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट से सब्जेक्टेड है तो, ठीक है। व्हेन द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग मूवमेंट एंड बेंडिंग मूवमेंट, अगर हम देखने वाले हैं बच्चे देखिएगा, इन एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे, इन एक्चुअल में अगर हम बच्चों बात करेंगे, तो जो प्योर ट्विस्टिंग की कंडीशन है वो कभी होगी नहीं। प्योर ट्विस्टिंग की कंडीशन कभी पॉसिबल नहीं है कि प्योर ट्विस्टिंग लगा हो, प्योर ट्विस्टिंग लगा हो। प्योर ट्विस्टिंग तो ये है कि बस ये रोटेट कर रहा है, शाफ्ट रोटेट कर रहा है, देयर इज नो एक्सटर्नल एलिमेंट। अगर बच्चे मैं यहाँ पर एक्सटर्नल एलिमेंट सब्जेक्टेड कर रहा हूँ, लाइक पुली, इफ आई एम, यहाँ पर बच्चे एक पुली लगा होगा, सपोज एक पुली लगा दिया, और पुली लगा दिया, तो पुली लगाने से या गियर लगाने से बेटा इसका कुछ ना कुछ वेट आएगा, वेट आएगा तो यहाँ पर रिएक्शन आएंगे, और रिएक्शन की वजह से बेटा अगर हम देखेंगे देयर विल बी अ बेंडिंग मूवमेंट, और जब ये रोटेट करेगा तो डेफिनेटली रोटेट करेगा तो बेंडिंग मूवमेंट, और रोटेट करने के साथ क्या आएगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट। ट्विस्टिंग मूवमेंट, सो दिस इज द कंबाइंड केस, दिस इज द कंबाइंड केस। कंबाइंड केस मतलब बेटा अगर हम देखेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं शाफ्ट पर, अगर हम बात कर रहे हैं इस तरह से शाफ्ट पर, इस तरह से शाफ्ट बना हुआ है और उस पर कोई पुली लगा हुआ है, पुली लगा हुआ है, उस पर कोई पुली लगा हुआ है इस तरह से, तो पुली का कुछ ना कुछ वेट होने वाला है डब्ल्यू, और पुली क्या करने वाला, हमारा रोटेट करने वाला है, पुली हमारा रोटेट करने वाला है। जब रोटेट करेगा और यहाँ पर डब्ल्यू लोड लगा है तो यहाँ पर रिएक्शन भी आएंगी डेफिनेटली, और रिएक्शंस की वजह से बेटा अगर हम देखेंगे शाफ्ट में आने वाला हमारा क्या, बेंडिंग मूवमेंट एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट। मींस शाफ्ट इज सब्जेक्टेड बाय द ट्विस्टिंग मूवमेंट एंड बेंडिंग मूवमेंट साइमल्टेनियसली, दोनों बेटा साइमल्टेनियसली यहाँ पर सब्जेक्टेड है, साइमल्टेनियसली सब्जेक्टेड है। तो एज पर द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, देखो जब बेटा अगर हम देखते हैं, जब हमारा कंबाइंड लोडिंग का केस होता है, जब हम कंबाइंड लोडिंग का केस होता है, तो जब मैंने थ्योरीज ऑफ फेल्योर पढ़ाया था तब उसमें बताया था बच्चे कि कंबाइंड लोडिंग के केस में हमेशा हमको क्या करना होता है, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेल्योर को यूज करना होता है, ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेल्योर का यूज करना होता है। तो सबसे पहले बेटा अगर हम देखते हैं कंबाइंड लोडिंग का केस है, कंबाइंड लोडिंग केस में बेटा हम निकालते हैं एक इक्वलेंट, इक्वलेंट बेंडिंग मूवमेंट, इक्वलेंट बेंडिंग मूवमेंट, जिसे हम बोलते हैं एम, इक्वलेंट बेंडिंग मूवमेंट। इक्वलेंट बेंडिंग मूवमेंट से मतलब होने वाला है कि जो कंबाइंड इफेक्ट आपका, जो इक्वलेंट बेंडिंग मूवमेंट मतलब एक इस प्रकार का मूवमेंट, उसका सेम वही इफेक्ट होने वाला है जो इनका कंबाइंड इफेक्ट होने वाला है बेंडिंग और ट्विस्टिंग का, बेंडिंग और ट्विस्टिंग का जो कंबाइंड इफेक्ट होने वाला है वही इफेक्ट बेटा अगर हम देखेंगे तो इस मूवमेंट का होने वाला है, और इसकी जो वैल्यू निकल करके आती है वो निकल करके आती है बच्चों हमारी 1/2 m प्लस रूट स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये बेटा प्रूव किया होगा आपने शायद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किस तरह से आता है, और अदरवाइज आप लोग चाहें तो मैं इसको प्रूव करवा देता हूँ। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट हमारा यहाँ पर निकला है, तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट हमारा रिप्रेजेंट क्या करता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट हमारा रिप्रेजेंट क्या कर सकता है, एम ई इज दैट वैल्यू, एम ई इज दैट वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट which when acting, which when acting alone, which when acting alone produce produce the same maximum normal or principal stress, normal or same principal, sorry, same principal stress as the combined, as the combined effect of, as the combined effect of m
and t as the combined effect of m and t, combined effect of the bending moment and twisting moment। उनका दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होने वाला है वही बेटा क्या करेगा हमारा, वही हमारा क्या कर रहा है, वही हमारा जो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट मूवमेंट। उसी मूवमेंट को बच्चे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मूवमेंट। एक्चुअली अगर इसको देखना चाहें, आप इसको देखना चाहें, समझना चाहें कि ये आता कैसा है, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, इस तरह से देखिएगा, इस तरह से समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज द शाफ्ट, दिस इज द शाफ्ट, ठीक है, which is subjected by, which is subjected by m bending moment and twisting। बेंडिंग मूवमेंट एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट से बच्चों जो शाफ्ट सब्जेक्टेड है उसका इफेक्ट, और ठीक है, इससे सब्जेक्टेड है। तो यहाँ पर बेटा अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगी वो क्या होगी, 32m डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू, और जो टाउ आएगा वो 16t डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू। मैं अभी अब बता चुका हूँ सेपरेटली। यहाँ पर बेटा हम कोई पॉइंट ले सकते हैं, एक कोई पॉइंट ले सकते हैं जिस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे कुछ बेंडिंग स्ट्रेस आ रही होगी हमारी, और साथ में क्या आ रही होगी, शियर स्ट्रेस। ठीक है बच्चों, तो इससे जो बेंडिंग, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकलेगी, बेंडिंग स्ट्रेस और टाउ, मतलब एक कंबाइंड लोडिंग का केस है, और इससे बच्चों जो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल होने वाली है, प्रिंसिपल स्ट्रेस इंड्यूस होने वाली, वो क्या हो जाएगी, सिग्मा बी बाई टू, सिग्मा बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, टाउ का स्क्वायर। इसका जो इफेक्ट होने वाला है बच्चे, इसका जो इफेक्ट होने वाला है वो सिमिलर इफेक्ट होने वाला है, यानी ये बेंडिंग स्ट्रेस हमारी कब निकल करके आएगी, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड बाय द कंबाइंड, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड बाय द कंबाइंड, कंबाइंड से ये बच्चे सब्जेक्टेड है तब। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ सिग्मा 1, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी द 32m डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू इंटू 2 प्लस 32m डिवाइडेड बाय 2 पाई डी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 16t डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अगर इसमें पूरे पार्ट में से, अगर इस पूरे पार्ट में से बच्चे मैं क्या करता हूँ, इस पूरे पार्ट में से बच्चे अगर मैं क्या करता हूँ 16t या 13, इस पूरे पार्ट में से बेटा मैं क्या करता हूँ, इस पूरे पार्ट में से बेटा मैं क्या करता हूँ, देखिएगा एक टर्म बन रहा है मेरा कॉमन 16t, 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 तो 16 डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू, इसको अगर बेटा मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बचेगा, m बचेगा, ये क्या बचेगा, m स्क्वायर बचेगा, एंड दिस विल बी द t स्क्वायर, t स्क्वायर। ठीक है, ये बचा, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आया, और इस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को बेटा मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने शाफ्ट पर क्या किया, एक शाफ्ट पर क्या किया, वही शेप शाफ्ट ली मैंने, उस शाफ्ट पर मैंने सब्जेक्टेड किया क्या, एक सब्जेक्टेड किया इक्विवेलेंट मूवमेंट, एक इक्विवेलेंट मूवमेंट सब्जेक्टेड किया, और यहाँ पर बच्चे जो बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस होगी, दिस विल बी द 32me डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू। मतलब बेटा इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट सेम हो जाएगा, इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, सेम। यही तो मैंने पॉइंट लिखा है कि me is that value of the bending moment which when acting alone produce the same maximum normal or the principal stress as the combined effect of the m and t। तो m और t का combined effect is this one, ठीक है, is this one, और ये हमारा सेपरेट इफेक्ट है, मतलब सिग्मा b इक्वल टू सिग्मा 1। अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा, 32me डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू इक्वल टू 16 पाई डी क्यू, पाई डी क्यू, और हो जाएगा यहाँ पर m प्लस रूट m का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। सो कैन आई राइट m इक्वलेंट, यहाँ से बच्चों क्या कर सकता हूँ, 1/2 m ऑफ रूट m का स्क्वायर
प्लस टी का स्क्वायर। तो यहां से बच्चों हमारा इक्विवेलेंट मूवमेंट निकल करके आता है, यहां से बच्चों हमारा इक्विवेलेंट मूवमेंट निकल करके आता है। यहां से अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट मूवमेंट और इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग। यहां से अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो नंबर ऑफ द क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। ठीक है, तो हमने बच्चों यहां से निकाल लिया इक्विवेलेंट मूवमेंट। सिमिलरली वी कैन फाइंड इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट से मतलब क्या होने वाला है कि एक ऐसा ट्विस्टिंग मूवमेंट जो वही शियर स्ट्रेस इंड्यूस करेगा जो कि कंबाइंडली एम और टी की वजह से स्ट्रेस इंड्यूस होने वाली है। ठीक है, तो अगर हम इसमें लिखेंगे इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट, इसमें पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं। इट इज that value of torsional movement is that value of the torsional movement which when acting alone produces the same maximum shear stress as the combined effect of m and t। इनकी कंबाइंड इफेक्ट से जो इनके जो कंबाइंड इफेक्ट से बच्चों, इनके जो कंबाइंड इफेक्ट से जो स्ट्रेस आने वाली है वही सिमिलर स्ट्रेस रहेगी बच्चों किसमें हमारी इन द इक्विवेलेंट मूवमेंट। जैसे जैसे बच्चे और इक्विवेलेंट मूवमेंट हमारा जो होता है वो होता है हमारा एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। आता कैसे वो मैं आपको बताता हूं। आता कुछ इस तरह से, जैसे एक शाफ्ट है बच्चे, दिस इज द शाफ्ट, this is subjected by m and तो इनका कंबाइंड इफेक्ट अगर हम निकालेंगे बच्चों, इनका कंबाइंड इफेक्ट निकालेंगे, इनका कंबाइंड इफेक्ट अगर हम किसी पॉइंट पर निकालते हैं, किसी पॉइंट पर अगर हम निकालते हैं सिग्मा बी और क्या हो जाएगा टाउ। तो बेटा इसका कंबाइंड इफेक्ट अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर जो टाउ मैक्स निकल करके आता है, जो टाउ मैक्स निकल करके आता है वो क्या आता है सिग्मा बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, यही निकलता है। और बच्चे एक रहने वाले हैं हम क्या यहाँ पर केस जिस पर एक इक्विवेलेंट मूवमेंट लग रहा है, इस पर हमने देखा एक इक्विवेलेंट मूवमेंट लग रहा है। इस पर बच्चे हमने क्या किया, एक इक्विवेलेंट मूवमेंट लगा दिया, एक इक्विवेलेंट मूवमेंट लगा दिया। तो जो टाउ मैक्स बेटा यहाँ पर आएगा, टाउ मैक्स यहाँ पर आएगा 16 TE डिवाइडेड बाय पाई डी। इसको इससे हम क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे, इसको और इसको हम क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से बच्चे इससे इसको इक्वल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 16 TE डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 32 m डिवाइडेड बाय 2 पाई डी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 16t डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ से बच्चों 16 डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू कॉमन निकाल लीजिएगा तो टी यहाँ से क्या निकल आया, टी यहाँ से निकल करके आ गया एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर।
Equivalent bending moment may be defined as that moment which acting alone produce the same tensile compressive stress as the actual bending moment. ये बच्चे मैंने वो लास्ट वाला केस था तो उसके लिए लिखा था, अभी यहाँ पर इसको नोट नहीं, एक्चुअली इक्विवेलेंट मूवमेंट हमको यहाँ पर निकालना था और आया क्या, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको बच्चों आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर होगी कि अगर कंबाइंड इफेक्ट दे रखा है, कंबाइंड इफेक्ट दे रखा है बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट का, तो एज पर द मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, और एज पर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ये इक्विवेलेंट टॉर्क निकाल करके आप किसी भी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, आपको सेम निकालना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से बेटा हम करते हैं, तो यहाँ पर हम निकालते हैं इक्विवेलेंट टॉर्क, जो कि हमारा क्या होता है m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये निकल आया तो टाउ जो हमारा मैक्स होने वाला है, टाउ मैक्स होने वाला वो क्या हो जाएगा 16 TE डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू, यहाँ से निकाल लेंगे। और दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल, तो यहाँ से बच्चों हम डी फाइंड आउट कर सकते हैं, डी यहाँ से हमारा और इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट will be defined as the twisting moment which when acting alone produce the same shear stress as the actual bend, जो मैं पहले ही लिखा चुका हूँ, ठीक है, पहले ही लिखा चुका। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को कर लीजिए। बना रहे बच्चों, बनाइए फटाफट, फटाफट इसको सॉल्व करिए। देखो बच्चों ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर, अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट 3000 न्यूटन मीटर and torque of the 10,000 Newton meter. Shaft having the ultimate tensile strength and ultimate shear stress, assuming the factor of safety, the diameter of the shaft. ठीक है बच्चों, एक शाफ्ट है जिसमें अगर हम देखेंगे एक इस तरह से मूवमेंट लगा हुआ है, जो कि क्या है 3 किलो न्यूटन मीटर है, और बच्चे इस तरह से एक ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा हुआ है जो कि कितना है 10 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है बच्चों, इस तरह से सब्जेक्टेड है, ओके। तो यहां पर आकर हम देखेंगे एम, दिस इज द 3 किलो न्यूटन मीटर, अगर हम बात करते हैं टी का तो दिस इज द 10 किलो न्यूटन मीटर, ओके। शाफ्ट हैविंग द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द 700 मेगापास्कल, एस यूटी कितना दे रखा है 700 मेगापास्कल, एंड अल्टीमेट शियर स्ट्रेस एंड अल्टीमेट
एस यू एस इज 500 मेगा। तो बेटा यहाँ से सिग्मा परमिसिबल कितना आ जाएगा, एस यू टी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सबसे पहले इसी को कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 6 मेगा। सिमिलरली टाउ परमिसिबल कितना हो जाएगा, एस यू एस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये बेटा अगर हम देखेंगे दिस इज व्हाट 500, तो हो जाएगा 83.3 मेगा पास्कल। अब बेटा हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, दोनों थ्योरी से डिजाइन करते हैं एक्चुअली में। तो एज पर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, एज पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, एज पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। तो एज पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी बेटा यहाँ पर हमको निकालना होगा क्या, यहाँ पर हमको निकालना होगा ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट बेटा क्या रहता है हमारा, दिस इज द एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यही पढ़ा था अभी हमने, बिल्कुल सर, 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट बेटा यहाँ से हमारा निकल करके आ जाएगा, कितना आ रहा है बच्चों, दिस विल बी द 10.44 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं 10.44 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन। And we know that as per the maximum shear stress theory, we know that कि जो tau max होगा that will be 16 TE divided by pi dq should be less than equal to tau permissible 16 into 10.44 into 10 to the power 6 divided by pi dq should be less than equal tau permissible कितना निकला था 83.3. This was the 83.3. There is only one unknown, that is d. यहाँ से d निकालिए बच्चों, you will find d, यहाँ से बच्चों d निकालोगे तो आपको मिलेगा अराउंड, you will get d as 86 mm, 86 mm के अराउंड है as per the maximum shear stress theory. अब बेटा हम देखेंगे as per the maximum bending stress theory. ठीक है बच्चों, तो यहां से निकला है। अब हम देखेंगे सेकंड, एज पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से बच्चों क्या हो जाएगा, अगर हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से निकालते हैं तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से हम कैसे कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मूवमेंट से। इक्विवेलेंट मूवमेंट जो कि क्या होता है 1/2 m प्लस एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यही होता है बच्चे। दिस विल बी 1/2 m इज 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इक्विवेलेंट मूवमेंट यहां से हो जाएगा बच्चे, इक्विवेलेंट मूवमेंट अगर आप यहां से निकालोगे तो ये निकल करके आएगा अराउंड 6.72 किलो न्यूटन मीटर, और वी कैन राइट 6.72 into 10 to the power 3, sorry 10 to the power 6
न्यूटन एम, ये इक्विवेलेंट मूवमेंट निकला। और इक्विवेलेंट मूवमेंट अगर हमको मिल गया तो बच्चे हम जानते हैं कि सिग्मा बी मैक्स जो होगा, इंड्यूस जो होने वाला है, वो कितना हो जाएगा 32 ME डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू, एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा बी पर इक्वेशन। हो जाएगा 32 इंटू कितना था 6.72 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू, परमिसिबल स्ट्रेस बेटा हमारा क्या निकल कर के आया था यहाँ से, परमिसिबल स्ट्रेस हमारा निकला था 116.7। तो डी अगर आप यहाँ से निकालोगे तो दिस विल बी अराउंड, दिस विल बी अराउंड, दिस विल बी अराउंड 83.7 mm। तो जब बेटा हम दोनों ही मेथड से निकालते हैं और दोनों ही मेथड से निकालते हैं, दोनों मेथड से देखा कि हमारा यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकला है, सॉरी डायमीटर निकला है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं, इस मेथड से और इस मेथड से दोनों से निकालते हैं डायमीटर, दोनों से ही डायमीटर निकालते हैं। और हमेशा बेटा जो सेफ डायमीटर लेंगे हम, हमेशा जो सेफ डायमीटर लेते हैं फॉर सेफ डिजाइन ऑफ, फॉर द सेफ डिजाइन ऑफ shaft, always take the larger of above two। जो टू वैल्यूज थी बच्चों उनमें से हम लार्जर लेंगे जो कि हमारा क्या हो जाएगा 86 एम। इतने डायमीटर पर बेटा हमारी शाफ्ट क्या रहेगी, सेफ। इतना सा क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इस वाले पार्ट का, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आगे वाला पार्ट हम देखेंगे। ये सब बेटा पार्ट अगर हम देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो थोड़ा अलग प्रॉब्लम है, थोड़ा अलग प्रॉब्लम। A shaft made of the mighty steel is required to transmit 100 किलोवाट at 300 rpm। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टॉर्क, टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। And the supported length of the shaft is 3 meter, supported length of the shaft is 3 meter, okay। It carries two pulley each weighting 1500 Newton, supported at a distance of the 1 meter from the end respectively। बेटा यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये बेटा सपोर्टेड था और यहाँ पर पुली लगी हुई है 1500 न्यूटन, 1500 यहाँ पर पुली, इसको सिंपली फॉर्म में मैंने बना लिया 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। तो बेटा यहाँ से पावर कितना ट्रांसमिट करना है 100 किलोवाट, कितने आरपीएम पर 300। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस शाफ्ट के द्वारा हमको टॉर्क कितना ट्रांसमिट करना होगा।
एक मतलब यहाँ तक देखो, the shaft made of the mild steel is required to transmit 100 kilowatt at 300 rpm। ठीक है, तो ये यहाँ से बच्चों हमने क्या किया, टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, P डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो यहाँ से बच्चों हमें मिल जाएगा टॉर्क, यहाँ से हमें मिल जाएगा टॉर्क। इसके साथ में बेटा अगर हम देखेंगे, दिस shaft is subject shaft is acting as a simply supported beam। simply supported बेटा यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे बने हुए हैं क्या, दो एंड बने हुए, मतलब दो सपोर्ट बने हुए, जिस पर आ जाएगा हमारा रिएक्शन आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो आ जाएगा एम वही। तो बेटा टी हमको के माने एम के माने, तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मूवमेंट। कैन वी फाइंड द इक्विवेलेंट मूवमेंट, यस इक्विवेलेंट मूवमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मूवमेंट हमने निकाल लिया, ठीक है, इस तरह से इक्विवेलेंट मूवमेंट निकल आएगा। तो टाउ मैक्स हमारा बेटा यहाँ से निकल आएगा, टाउ मैक्स 16 टी डिवाइडेड बाय डी क्यूब टाउ मैक्स, और टाउ मैक्स हमको गिवन है 60 मेगापास्कल, 60 मेगापास्कल। यहाँ से बच्चों हमारा डायमीटर ऑफ द शाफ्ट निकल के आ जाएगा। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम आपसे यहाँ पर जाती है पूछी जाती है। इसके बाद बेटा अगर हम देखें क्या होता है कि हमारा जो शाफ्ट है, शाफ्ट पर जो रोलिंग एलिमेंट रहने वाला है, शाफ्ट पर जो रोलिंग एलिमेंट रहने वाला है, शाफ्ट पर जो रोलिंग एलिमेंट रहने वाला है, वो बेटा हमारा क्या है, लाइक पुली लगा हुआ है या गियर लगा हुआ है, पुली और गियर लगा हुआ है। तो पुली और गियर पर बेटा जो लोड सब्जेक्टेड होते हैं वो हमेशा स्टैटिक लोड सब्जेक्टेड नहीं होते, हमेशा स्टैटिक लोड सब्जेक्टेड नहीं होते, वो लोड कैसे होते हैं, डायनेमिक। और डायनेमिक लोड जब सब्जेक्टेड होगा बच्चे, डायनेमिक लोड सब्जेक्टेड होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, फटीग आएगा। यहाँ पर आने वाला है फटीग, यहाँ पर आने वाला फटीग, और यहाँ पर जो एंगेजमेंट होगा एक गियर टूथ का दूसरे गियर टूथ से जो एंगेजमेंट होगा दैट विल बी सडन एंगेजमेंट होगा, और सडन एंगेजमेंट की वजह से आएगा शॉक वगैरह। मतलब बेटा अगर हम देखेंगे इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, अगर हम बात करेंगे इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जाते हैं तो हम देखेंगे बेटा कि यहाँ पर शॉक और वाइब्रेशन, मतलब शॉक और फटीग दोनों सब्जेक्टेड हो रहा होगी। बेटा इनके लिए हमको एक फैक्टर कंसीडर करना होता है, करेक्शन फैक्टर टू अकाउंट फॉर द शॉक एंड फटीग इन द बेंडिंग। तो बेटा हम क्या करते हैं, बेंडिंग मूवमेंट के साथ में एक फैक्टर कंसीडर कर लेते हैं केबी, जो बेटा क्या करता है, जितना उसमें शॉक और फटीग आने वाला है उसको कंसीडर कर लेता है, उसको कंसीडर कर लेता है। ठीक है, सिमिलरली इन द टॉर्जन में भी बेटा जो शॉक और फटीग आने वाला है उसको कंसीडर करने के लिए केटी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो मैंने एक यहाँ पर पॉइंट लिखा कि इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन द लोडिंग इज नॉट स्टैटिक एंड ग्रेजुअली अप्लाइड बट डायनेमिक एंड सडन। इन एक्चुअल कंडीशन बेटा अगर हम देखेंगे तो लोडिंग हमारा कैसा हो जाएगा, डायनेमिक एंड सडन। To incorporate the effect produced due to the shock and fatigue, we multiply M and T with the KB and KT respectively। KB और KT से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बच्चों हमको क्या मिल जाता है, इनके इफेक्ट को हम कंसीडर कर लेते हैं डिजाइन में, और उसके बाद हम इसको डिजाइन करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, जो इसमें हम बेटा सब को डिजाइन कर सकते हैं। दूसरे क्राइटेरिया होता है हमारा रिजिडिटी क्राइटेरिया, दैट वी विल कवर टुमारो ऑनवर्ड। आज के लिए बच्चों बस इतना ही है, अब मिलते हैं कल, ठीक है, करेंगे ये जो पार्ट है, और आगे वाला उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल, ठीक है, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी बच्चे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एज वेल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट ठीक है कर सकते हैं आप, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एंड दिस इज द कोड टू गेट द 10% डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन। बाय यूजिंग दिस कोड आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों। एज वेल हमारा टेलीग्राम ग्रुप है लेट्स क्रैक ATDSC का अंतिम बैच का, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ठीक है, अब मिलते हैं कल जिसमें हम करेंगे और आगे वाला पार्ट कवर।